ये बाकी फिर कल का इंशाल्लाह। ये रहे, सैम एंड रॉब ईच ओन अ ट्रेडिंग बिजनेस। सैम एंड रॉब, एक मिनट में चार्जिंग पे लगा दूं। सही है भाई, 101। Sam and Rob each own a trading business. The income of each business is solely from the sale of goods. सही है, income of the business is solely from the sale of goods. They provided the following information for the year ended 30th June 2020. सही है, which statement is correct? Return on capital employed ये दिया हुआ है, gross margin, profit margin. Rob will find easy to pay his current liability. Rob will find, नहीं भाई, रॉब को तो मसला होगा क्योंकि रॉब का तो रेशो खराब है, करंट रेशो, तो ये तो गलत है। सही है। और रॉब्स एक्सपेंसेस आर हायर प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स, हायर सर प्रोपोर्शन ये ऑफ। तो ये देखो, देख लेते, इसके दरमियान कितना फर्क है, 11, इसके दरमियान कितना फर्क है, 18। तो भाई इसके जो 18 और मार्जिन क्या होता है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल जो होता है ना, सेल्स का 18% इसका एक्सपेंसेस और सेल्स का 11% इसका एक्सपेंसेस है। तो रॉब्स एक्सपेंसेस आर हायर प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स, तो ये सही होगा। समझ आ गई, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। यस सर। आप लिखा हुआ है 102, चार्ली इज अ कार डीलर। जो, ये कैसा सवाल है यार, मंडे ट्यूसडे में। चार्ली इज अ कार डीलर, जोय वांटेड अ न्यू कार एंड वेंट टू चार्ली शोरूम। On Monday, Joe took a car for a test drive and decided to buy. On Tuesday, Joe arranged to pay for the car by check. On Wednesday, Joe collected the car and received an invoice. On Thursday, Joe's check was cleared by the bank and received an invoice. On which day was Charlie able to account for profit on the sale? यानी बेटा वो बोले भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे किस, इन चारों दिनों में से किस दिन सेल कंफर्म हुई है, किस दिन वो सेल की एंट्री कर सकता है। हाँ भाई, ट्यूसडे। अरेंज सर टू। ट्यूसडे लग रहा है। बेटा ट्यूसडे नहीं हो सकता। देखो ट्यूसडे को कुछ, मतलब उसने सेल, भाई उसने तो कार देखी, उसको पसंद आ गई ट्यूसडे को, बस वो उसने कुछ बोला बोला थोड़ी, वो तो बस अपने पास से फंड्स अरेंज करने चले गया कार की प्राइस मालूम करके। उसने सेल थोड़ी कंफर्म करी कि यस आई एम बाइंग दिस कार, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना, बात समझ आ रही है। फिर वेडनेसडे को वो आया, उसने उसको इनवॉइस भी मिली, उसने पैसे भी दिए होंगे और कार कलेक्ट करी, तो फिर सेल कंफर्म हुई है ना। बात समझ सही रही है? है भाई। अब आप खुद सही है सोचना, सही। आप कैश ड्राइव लेने गए, आपने सोचा मैं बाय करूंगा, आपने सोच लिया आपने बाय करेंगे और आप पैसे अरेंज करने गए, आपने सामने वाले को तो कंफर्म नहीं करा ना कि भाई इसीलिए सेल तो नहीं बुक होगी ना पहले से, इसलिए वेडनेसडे को सी हो जाएगा। सही है। सर फिर सी होगा। Which accounting objective required that financial is provided in time for a decision to be made? Which accounting requires financial provided in time? देखो भाई, इंफॉर्मेशन जो है ना, ये इट हैज टू डू विद टाइम, टाइमली इंफॉर्मेशन हैज टू डू विद रेलेवेंस। समझ आ रही है बात? टाइमली इंफॉर्मेशन हैज टू डू विद रेलेवेंस। अगर टाइमली इंफॉर्मेशन अगर टाइमली प्रोवाइड हो जब ही रेलेवेंट होगी, नहीं तो इररेलेवेंट होगी। बात समझ आ रही है? सही है, क्लियर है। सही है सर। Why does a trader calculate the profit of his business? ये भी हमने करा हुआ है, इसका डी होगा कि भाई वो प्रॉफिट इसलिए कैलकुलेट करता है ताकि भाई वो जितना कमा रहे, ये नहीं उससे ज्यादा पैसे निकाल ले। जब उसको पता ही नहीं होगा कितना कमा रहे हैं, तो वो किस हिसाब से सोचेगा कि कितने पैसे घर पे लेके जाए। बात समझ आ रही है? उसको पता है यार उसने प्रॉफिट 1 लाख कमाया, तो वो बोलेगा चलो सही है यार, मैं 1 लाख तक पैसे घर पे निकाल के लेके जा सकता हूँ। सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, बिजनेस के ओनर की कोशिश होती है कि भाई प्रॉफिट से घर पे घर चलाए, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इंटैक्ट रहे इस समझ के। 104 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। टू नो वेदर ड्रॉइंग्स आर एट रीजनेबल लेवल। वेयर आर द अकाउंट ऑफ क्रेडिट सप्लायर्स मेंटेन। 105, आपको पता है सारे इंडिविजुअल क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट किधर आते हैं, परचेज लेजर में। सारे इंडिविजुअल क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट किधर आते हैं, सेल लेजर में। और बाकी दुनिया के सारे अकाउंट किधर आते हैं, जर्नल लेजर में। तो इसका आंसर हो जाएगा परचेज लेजर 105। सर जी बेटा। सर डिफरेंस क्या होता है लेजर और जर्नल में मतलब। बेटा जर्नल तो वो आप जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बनाते हो वो जर्नल कहलाते हैं, और जो आप ई अकाउंट्स बनाते हो वो लेजर्स कहलाते हैं। बात समझ आ रही है? 3 किस्म के लेजर है, परचेज लेजर, सेल्स लेजर, जर्नल लेजर। और जबकि जर्नल तो 7 किस्म के।
बात समझ आ रही है? हम्म। सर लेकिन दोनों में सेम ही वो सप्लायर या वो कस्टमर्स का नाम नहीं लिखते या कुछ अलग होता है उसमें? बेटा जैसे आप टी अकाउंट बनाते हो ना यश, वही टी अकाउंट आप बनाते हो, लेकिन जो सप्लायर्स के टी अकाउंट है ना, इंडिविजुअल सप्लायर्स के सारे टी अकाउंट, वो परचेज लेजर के अम्ब्रेला में आ जाते हैं एक तरीके से। और सारे इंडिविजुअल जैसे ए बी सी आपके 3 सप्लायर हैं, और जो भी इंडिविजुअल कस्टमर्स है जैसे सी डी एफ, उनके टी अकाउंट सेल्स लेजर के अंदर आ जाते हैं। बाकी जितने भी अकाउंट है जैसे सेल्स का अकाउंट, सेल्स रिटर्न का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट, कैपिटल का अकाउंट, लॉन्च का अकाउंट, वो सारे जर्नल लेजर में आ जाते हैं टी अकाउंट। समझ आ रही है? सही है सर। ये अकाउंट बनते हैं उसी तरह है, बस एक तरीके से 3 अम्ब्रेला आपके पास है, आप 3 अम्ब्रेला में उसको डिवाइड कर दोगे। समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा भाई, 106, द मेलो सेल्स ऑन क्रेडिट, द टर्म ऑफ ट्रेड आर लिस्टेड, लिस्ट प्राइस 200 पर यूनिट, क्रेडिट पीरियड 60 days, पेड डिस्काउंट 15% if 10 or more units are purchased, cash discount 3% if debt is paid within 1 month. A credit, customer purchased 20 units and paid the debt within 15 days. What was the total of the invoice? तो भाई देख लेते, कितने 20 यूनिट खरीदे, 20 यूनिट खरीदे तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा। तो हम देख लेते 20 × 200, एक यूनिट कितने का, टोटल कितने के खरीदे, 4,000, लिस्ट प्राइस 4,000 की, 4,000 पे सबसे पहले तो उसको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। 4,000 का अगर आप 15% निकालो तो आपको ट्रेड डिस्काउंट पता चल जाएगा, मतलब 400 और 600, तो 600 का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो कुछ कितने के पड़े, 3400 के। अब बेटा उसको देने थे 3400। अब इफ शी पेज विद इन 1 मंथ, इफ ही पेज विद इन 1 मंथ तो उसको 3% का डिस्काउंट मिलेगा 3400 पे, और अगर 1 महीने बाद दे तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, आई थिंक उसने 1 महीने के अंदर अंदर पैसे दिए। समझ आ रही है? तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन बेटा इनवॉइस तो अगर आपने पढ़ा हुआ हो, इनवॉइस तो अगर आपने रिकॉल इनवॉइस, इनवॉइस तो बेटा नेट अमाउंट की बनती है ना। बात समझ आ रही है? इनवॉइस उसी वक्त बनती है ना जब उसने गुड्स बेच दिए होंगे। तो बेटा जब इनवॉइस जब ही बनेगी जब जो है ना परचेज लाइक सेल वगैरह जो भी कंफर्म होगी उस वक्त इनवॉइस बन जाती है। तो इनवॉइस तो बेटा 3400 की होती है। इनवॉइस हमेशा कितने की अमाउंट की बनेगी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब जब वो पैसे देने जाएगा जब वो पैसे कम देगा, लेकिन इनवॉइस तो 3400 की बनेगी। ये बात समझ आई या नहीं है? सही है। सर इनवॉइस इनवॉइस में बेसिकली डिस्काउंट और रिटर्न सब इंक्लूडेड होता है ना? देखो इनवॉइस तो उसी वक्त बनती है ना जब सेल कंफर्म हो गई या परचेज कंफर्म हो गई। जैसे ही हम्म। टर्मेलो ने या गुड्स बेचे उधार पर, उसने जो ना अपने कस्टमर को इनवॉइस पकड़ा दी। बात समझ आ रही है? तो इनवॉइस तो 3400 की पकड़ाई होगी ना, क्योंकि उसी वक्त पकड़ाई है। अब जब 15 दिन बाद पैसे देने आएगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। और अगर 15 दिन के 1 महीने बाद आते हैं फिर तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो दिस डिस्काउंट हैज नथिंग टू डू विद इनवॉइस कैश डिस्काउंट। बात समझ आ रही है? सही है सही है। आप खुद बताओ ना, अगर खुद आप उधार तो पे ये थे, दोबारा रिपीट, क्या हुआ बेटा, नहीं समझ आया? जो आपने अभी बोला था एक दफा और रिपीट करें। हाँ देखो रामा, अगर बेटा आपका बिजनेस है, अगर आप किसी को क्रेडिट पर सेल कर रही हो, तो जैसे ही आपने उसको गुड्स दे दिया, आप हाथ के हाथ उसको इनवॉइस दोगी ना, चाहे आप उसने आपको पैसे दिए या नहीं दिए पैसे। सही है, हाथ के हाथ हम इनवॉइस दे देंगे ना। तो जब हम हाथ के हाथ इनवॉइस देंगे तो हम 3400 की इनवॉइस देंगे। बात समझ आ रही है? और हम बोलेंगे भाई अगर आप पैसे देने आ गए जल्दी तो मैं डिस्काउंट दूंगा, अगर नहीं देने आए जल्दी तो फिर आप फुल प्राइस देना है 3400। समझ आ गई? तो इनवॉइस तो 3400 की बनेगी ना। क्लियर है? चलो इसके बाद, द बैंक कॉलम्स इन अ ट्रेडर कैश बुक एंड अ बैंक स्टेटमेंट बोथ शोड पॉजिटिव बैलेंस, a comparison revealed the following. What was the difference between the balance shown in the bank column of the cash book and that shown on the bank statement? सही है, तो अब ये देख लेते हैं। अब yes, तो डी आ जाएगा। नहीं वो तो समझ आ रहा है, मुझे 210 का डिफरेंस ही आएगा, लेकिन 107। अब देखो बेटा, अब ये तो आप बैंक चार्जेस तो कैश बुक में अपडेट करते हो ना 10, यहाँ पर अपडेट होगा ना। बात समझ आ रही है? फिर आपके पास सीधी आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो
बैंक स्टेटमेंट, लेट से इसके बाद आपका बैलेंस आ रहा है 200, मैं अपने पास से अज्यूम कर रहा हूँ 200 आ रहा है, तो पहले बैलेंस कितना होगा कैश बुक का, 190 होगा ना, बात समझ आ रही है, पहले बैलेंस होगा 190। इसी तरह अब आप उस पर आ जाओ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, उसका बैलेंस आपको नहीं पता कितना था, एक्स था। अब अनक्रेडिटेड चेक आपने 200 ऐड करें तो अब आपका बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक आ जाएगा, और बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक कितना है, 200 है। दो सौ है, 200 the cash book balance must be ये देख लो बेटा अनक्रेडिटेड चेक है, ये आपका बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन कैश बुक में तो नजर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा बेटा, सही है, कैश बुक में नजर आ रहा होगा ना, तो इसकी वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस तो 200 से बढ़ा हुआ होगा, समझ आ रही है, इसकी वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस तो 200 से बढ़ा हुआ होगा। और ये जो बैंक चार्जेस है 10, आपने ये भी कैश बुक में इंक्लूड नहीं किए हुए, बात समझ आ रही है, तो ये ना इंक्लूड करने की वजह से भी आपकी बैंक स्टेटमेंट में तो 10 रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, लेकिन कैश बुक पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे, तो अगेन मैं बोल सकता हूँ इसकी वजह से भी आपका कैश बुक का बैलेंस 10 ज्यादा होगा। भाई बात समझ आई या नहीं आई, या वापस रिपीट करो, सर अनक्रेडिटेड चेक वापस एक आपका मिनट। बैंक में नहीं आएगा, चेक जो है हाँ अनक्रेडिटेड। बैंक में आते हैं, लेकिन बेटा आप प्रैक्टिकली जो ना डिफरेंस सर्टेन करने की कोशिश करो, अगर आप लोग खुद सोचो, अनक्रेडिटेड चेक आपकी अपनी बुक्स में तो नजर आ रहा होगा लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा होगा, ऐसे ही है ना, आपकी अपनी बुक्स में जी नजर आ रहा होगा लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा होगा, तो आपकी अपनी बुक्स में कैश बैलेंस 200 से ज्यादा हुआ होगा ना इसकी वजह से, जी जी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपका कैश बैलेंस इसमें 200 से ज्यादा होगा इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस। और अब आप बताओ, बैंक चार्जेस आपको स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट में तो नजर आ रहे होंगे, लेकिन अपने उस कैश बुक में नजर नहीं आ रहे होंगे, तो अगेन आपका कैश बुक बैलेंस 10 से बढ़ा होगा या नहीं बढ़ा होगा इसकी वजह से, सिर्फ इस एंट्री की वजह से, बात समझ आ रही है, सही है सही है। दोनों की वजह से आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो 210 से बढ़ा हुआ होगा, तो द कैश बुक बैलेंस वाज 210 हायर देन द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। समझ आ गई बात, सबके कंफर्म है, समझ आ गई बेटा, सही है, क्लियर है बेटा, अयान गौतम रामा रेयान शायान, इज एवरीबॉडी गुड बेटा, सही बैंक जी सर। क्या चीज, ठीक है। बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही है, या तो लिख दो कोई क्वेश्चन अगर सही तरह से, इफ यू कैन टाइप, बैंक चार्जेस नहीं समझ आए बेटा, प्रैक्टिकली आप सोचो ना, बैंक चार्जेस रामा, बैंक चार्जेस आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मौजूद है, सही है, लेकिन आपकी अपनी कैश बुक में मौजूद नहीं है, तो दोनों की वजह से, इसकी वजह से आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी अपने एंड अपने कैश बुक में 10 का डिफरेंस होगा या नहीं होगा, सिर्फ इस ट्रांजेक्शन की वजह से उसका बैलेंस 10 कम होगा, अगर लेट से उसका बैलेंस इसकी वजह से 200 है, सिर्फ लेट से यही एरर होता, अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 200 है तो आपकी अपनी बुक का बैलेंस 210 होता, तो मैं बोलूंगा इसीलिए कैश बुक का बैलेंस जो है ना मेरा 10 ज्यादा है इसकी वजह से, तो इस बैंक चार्जेस की वजह से 10 ज्यादा है और अनक्रेडिटेड चेक्स की वजह से 200 ज्यादा है, तो दोनों की वजह से मेरा अपना बैलेंस 210 ज्यादा है कैश बुक में, बात समझ आ गई अब, सही है, क्लियर है, जी जी। सही है बेटा, अगले पे मूव कर जाते हैं। हाँ भाई अब ये लिखा हुआ है अमित फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर द फॉलोइंग अपीयर अकाउंट अपीयर इन सेल्स लेजर, सेल्स लेजर का मतलब कस्टमर का अकाउंट है, दीपक कस्टमर है उसका या रिसीवेबल है, व्हाट डज द एंट्री ऑन 21 नवंबर रिप्रेजेंट, व्हाट एंट्री डज दिस रिप्रेजेंट, तो भाई सेल्स हुई 3200 की, पैसे दे दिए 1700, फिर कैश दे दिया 230, तो 1270 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो आई थिंक 1270 कैरेट डाउन होना चाहिए। सर लेकिन ये वैसे हो तो कुछ भी सकता है ना, ये सेल्स रिटर्न भी तो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है, तो ये पूछ क्या रहा है सम इनकवरेबल डेट डिस्काउंट अलाउड, चलो डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, हम बोल सकते हैं इतनी बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। द बैलेंस कैरेट डाउन, या इररिकवेबल डेब्ट हो सकता है, या फिर वो हो सकता है बैलेंस कैरेट डाउन। लेकिन भाई हमें कैसे कंफर्म है ये बैलेंस कैरेट डाउन है या इनकवरेबल? अच्छा देखो, ये सर डी इनकवरेबल डी होगा, बैलेंस कैरेट डाउन नहीं हो सकता। अगर बैलेंस कैरेट डाउन होता तो बेटा 31 दिसंबर लिखा हुआ होता ना यहाँ पे, समझ आ रही है बात? हाँ सही है, सही सही है। और 31 दिसंबर होता तो बैलेंस कैरेट डाउन होता। अभी बीच की डेट लिखी हुई है, इसीलिए इनरिकवरेबल डेट है। बात समझ आई? समझ आ गई बात सबके? क्लियर है बेटा? सही है। बाकी सबकी भी समझ आएगी ना बेटा? यू कैन आस्क में अगर नहीं समझ आ रही है। John maintains a full set of accounting records. Why does he prepare a statement of financial position? Thus, maintains a full set of accounting records. Why does he prepare a statement? To check if assets and liabilities show to summarize was the business. सही है। तो भाई हम किस लिए बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? हम बिजनेस की जो है ना फाइनेंशियल पोजीशन, वेल्थ पोजीशन बनाने के लिए दिखाते हैं कि भाई बिजनेस के कौन कौन सी रिसोर्सेज है, क्या क्या बिजनेस ओन करता है, और उसके पीछे अपना पैसा कितना लगा हुआ है और उधार का पैसा कितना लगा हुआ है। तो इसीलिए हो जाएगा समरी ऑफ व्हाट बिजनेस ओन्स एंड व्हाट इट ओन्स। सही है, ये दिखाता है आपको। प्रॉफिट ऑफ इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हो, टू चेक इफ एसेट इक्वल्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप ये चेक करने के लिए नहीं बनाते, अगर आपको चेक करना हो तो आप खुद ही एसेट आराम से प्लस माइनस कर लो तो पता चल जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। Kasi and Ravi are in partnership. The financial statements for the year ended 31st August 2021 showed that Ravi was entitled to interest on capital and interest on loan and was charged interest on bonds. Which entries would be made in Ravi's current account? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट पर आएगा, तो सी या डी आंसर होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्रेडिट पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्रेडिट पर आएगा। सही है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट पर आएगा। तो बेटा ये तो आपको समझ आता है, कैपिटल क्रेडिट पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट पर आएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट पर क्यों आएगा बेटा? ये बेटा पार्टनर को जो जो मिलता है ना बिजनेस की तरफ से वो सब क्रेडिट पर आता है, मैंने आपको बताया। तो पार्टनर को और लोन भी बिजनेस की तरफ से मिल रहा है, इसलिए वो भी क्रेडिट पर आएगा। सही है। सर यहाँ आप लोन इंक्लूड कर रहे हैं, आपने तो बोला कि वो इंक्लूड होता ही नहीं है, बेटा वो उसमें होता है इंटरेस्ट ऑन इनकम लोन स्टेटमेंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा तो एक्सपेंसेस में ही, लेकिन ये पार्टनर का एक तरीके से अपना इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन लोन आ सकता है क्रेडिट साइड पर, जो जो पार्टनर को मिल रहा है। सही है। सही देखो है। देखो, आप दो अप्रोचेज है इसकी भी, मतलब इस एमसीक्यू में तो आप ये बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास सवाल है फुल फ्लेज, अगर आप उसमें ना भी शो करो ना इंटरेस्ट ऑन लोन करेंट अकाउंट में, तो जब भी वैसे सही मार्क होना चाहिए, फिर आप अदर पेबल्स में शो कर दोगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन करेंट अकाउंट में शो करते हो तो जब भी सही मार्क होना चाहिए। दोनों अप्रोचेस सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर अगर मैं करंट अकाउंट में नहीं है, तो वो एक्सपेंसेस में भी सही है। बेटा आएगा तो एक्सपेंसेस में, इन एनी केस आएगा तो एक्सपेंसेस में ही। लेकिन अभी तक आपने लोन इंटरेस्ट पे नहीं करा। अगर पे कर दिया होता तो फिर तो आते ही नहीं करेंट अकाउंट में भी। अभी तक आपने पे नहीं करा, तो बेटा अगर पे नहीं करा तो दो ऑप्शन है, या तो अदर पेबल्स में आएगा या करेंट अकाउंट में आएगा। बात समझ आ रही है? सही है, सही है। 111, द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ सीडी लिमिटेड consist of ordinary shares. Retained earning was 86,000 on 1st सर September तीन and सवाल है। 8,500. ये अगेन उसी तरह है। Retained earning at start 86,000। कर लिया ये। कर लिया है ना? ए आंसर है, इसको skip कर। 111, ये आंसर है, सही है। ये हमने करा है, ये भी शायद करा हुआ है या नहीं करा हुआ, ये भी कल ये देख लेते चलो सर क्या। ये भी कर लिया था। Auto's work in progress increased during the year. So this was recorded in this financial statement. अब बेटा देखो, इंक्रीज इन द ईयर मुझे नहीं पता इस इंक्रीज से क्या इफेक्ट होता है, तो मैं अपने पास से वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ। इंक्रीज का मतलब लेट से साल के शुरू में अगर वर्क इन प्रोग्रेस था 100, तो साल के आखिर में हो गया 300। तो हम क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस 100 ऐड करते हैं और 300 माइनस करते हैं। तो जब मैं 300 माइनस करूंगा तो नेट में कितने माइनस कर रहा हूँ, 200। तो 200 माइनस करने की वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ गई? 1.2। सही। पहले आपको वैल्यू दी हुई थी, अब वैल्यू नहीं दी हुई है इसमें। जब वैल्यू ना दी हुई तो बेटा अपने पास से कोई भी प्लग इन कर लो।
A trader provided the following information. What was the trade payable turnover for the year ended 31st May? तो क्या फॉर्मूला है? ट्रेड पेबल्स एट द एंड अपॉन क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365 एट द एंड कितने 42,000 डिवाइडेड बाय 319375 मल्टीप्लाई बाय 365। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, 42,000 डिवाइडेड बाय 319375 मल्टीप्लाई बाय 365, 48 डेज आपका आंसर आ रहा है, 113 सी हो जाएगा। सही है। 114 ये भी क्या है? आई थिंक सेलिंग प्राइस इज डिक्रीजिंग। 114 का डी था। बाय व्हाट इज नॉट a limitation of inter-firm comparison. What is not limitation of inter-firm comparison? सही है। अब इंटर-फर्म कंपैरिजन क्या होता है कि बेटा विद इन सेम इंडस्ट्री आप दो कंपनीज को कंपेयर करें, जैसे सीडर और नेक्सस दे लाई इन द सेम इंडस्ट्री, तो आप दोनों को कंपेयर कर रहे तो वो इंटर-फर्म कंपैरिजन कहलाएगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड डू नॉट इंक्लूड द स्किल ऑफ वर्कफोर्स, ये तो लिमिटेशन है भाई, स्किल्स इंक्लूड नहीं होती, ये तो लिमिटेशन है। बिजनेस में हैव डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी लिमिटेशन है। एक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा है, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहा है, तो वो तो लिमिटेशन है। बिजनेस में हैव अ डिफरेंट सेल्स प्राइस, हाँ ये लिमिटेशन नहीं है भाई। हो सकता है जैसे आई थिंक सीडर स्कूल नेक्सस स्कूल की थोड़ी फीस ज्यादा है सीडर स्कूल की कम है, तो दोनों की सेल्स प्राइस डिफरेंस है ना, तो ये लिमिटेशन नहीं है। द अवेलेबल इंफॉर्मेशन में नॉट रिलेट टू अ टिपिकल ईयर। सही है, तो सी आंसर हो गया इसका। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ नहीं आया। बेटा व्हाट इज नॉट अ लिमिटेशन मतलब इसमें बोलेंगे कि भाई जब आप इंटरफर्म कंपैरिजन कर रहे हो तो क्या चीज डिसएडवांटेज नहीं है, क्या चीज डिसएडवांटेज नहीं है। अब ये देख लो, ये डिसएडवांटेज है ना, स्किल्स ऑफ वर्कफोर्स तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? हो सकता है एक स्कूल के टीचर्स अच्छे, एक स्कूल के टीचर्स अच्छे ना हो, लेकिन ये चीज रिकॉर्ड तो नहीं हो सकती ना। बात समझ आ रही है? तो ये सही लिमिटेशन है। है ना। बिजनेस में आप डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये भी लिमिटेशन है, क्योंकि हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा हो किसी चीज के लिए, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहा हो। समझ आई? डिफरेंट पॉलिसी की लिमिटेशन है ना, डिसएडवांटेज है। सही तरह कंपैरिजन नहीं हो पाता। बात समझ आ रही है? लेकिन भाई अगर सेलिंग प्राइस डिफरेंट है तो उसका इतना मसला नहीं है, उससे फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो। बात समझ आ रही है? सही है। सही है। What does the objective of understandability assumes users of financial statement will process? जो भी अब मैंने बेटा अंडरस्टैंडेबिलिटी में आपको ये बताया है, नोट्स में भी आप पढ़ सकते हो कि आप अंडरस्टैंडेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव आपको ये कहता है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, वो उसको समझ आ जाए जिसके पास थोड़ी बहुत भी अकाउंटिंग नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। बात समझ आ रही है? तो भाई जिसके पास भी रीजनेबल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है उसको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह समझ आ जाए। फुल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होना जरूरी नहीं है, और नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग हो और अकाउंटिंग नॉलेज ना हो तो फिर भी नहीं समझ आएगा। नो नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग तो वो तो बिल्कुल लेमैन है, उसको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो जिसके पास थोड़ी बहुत भी अकाउंटिंग नॉलेज है, अंडरस्टैंडेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव भी कहता है उसको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आने चाहिए, आप इस तरह बनाओगे। बात समझ आ गई? अच्छा भाई, a suspense account was opened with a credit balance of 840, which error caused this? सस्पेंस अकाउंट आपने खोला विद अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 840। अब देख लेते हैं, हम एक काम करते हैं, इसमें ट्रीटमेंट करके देखते हैं। जिस ट्रीटमेंट से अकाउंट जीरो हो जाए उसी एरर ने जो है उसको कॉज करा है। अ चेक फॉर 420 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। आपको चेक रिसीव हुआ, आपने क्या करा, बैंक डेबिट और कस्टमर डेबिट कर दिया। कस्टमर को डेबिट करने की जगह कस्टमर को क्रेडिट करने की जगह कस्टमर को डेबिट कर दिया। बात समझ आ रही है? 420 से। तो अब बेटा आप एक दफा कस्टमर को 420 से क्रेडिट करोगे और दोबारा 420 से क्रेडिट करोगे। बात समझ आ रही है? एक दफा तो क्रेडिट इसलिए कर दो ताकि कस्टमर का अकाउंट ही खत्म हो जाए, और एक दफा 420 से इसलिए क्रेडिट करोगे क्योंकि आपको कस्टमर को ओरिजिनली 420 से क्रेडिट करना था। बात समझ आ रही है? आप बेसिकली आपने एंट्री करने की जगह आप एक स्टेप आगे जाने की जगह एक स्टेप पीछे चले गए, तो आप पहले ओरिजिनल पॉइंट पर आ रहे हो फिर आप एक स्टेप आगे जा रहे हो। लेकिन ये एरर नहीं है, क्योंकि ये देखो ये क्रेडिट पर ही आ रहा है। एक मिनट, सॉरी, बल्कि होगा ना, यही होगा ना। कस्टमर अगर दो दफा यही एक होगा। कस्टमर अगर दो दफा क्रेडिट हो रहा है 420 से, यानी 840 से क्रेडिट हो रहा है, तो सस्पेंस डेबिट हो रहा है ना। तो सस्पेंस डेबिट हो रहा है 840 से, तो यही कह रहे थे 170। भाई समझ आ गया या रिपीट करूँ ये वाला? सबके समझ आ गया बेटा? सर बाकी अभी समझा दे, उसमें क्या मसला हो रहा है। बाकी देख लेते चलो। डिस्काउंट अलाउड 420 हैड बीन डेबिटेड ट्वाइस इन द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये तो ट्वाइस हुआ है ना,
तो बेटा एक दफा हटा दूंगा, एक दफा डिस्काउंट अलाउड को 420 से क्रेडिट कर लूंगा और एक दफा सस्पेंस को डेबिट करूंगा 420 से। तो इस एरर से तो आपका बैलेंस खत्म नहीं हो रहा ना सस्पेंस का, तो ये एरर नहीं हो सकता। बात समझ आई? जी Goods costing 420 taken by the owner for his own use were credited to his drawings account। आपने ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दिया, तो ड्राइंग्स को आपने डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया ना, तो अब आप ड्राइंग्स को 2 दफा डेबिट करोगे 420 से। समझ आ रही है? 2 दफा डेबिट करोगे 420 से, मतलब ड्राइंग्स को 840 से डेबिट करो, सस्पेंस को 840 से क्रेडिट कर दो। तो बेटा अगर आप सस्पेंस को 840 से क्रेडिट करोगे तो सस्पेंस जीरो नहीं होगा, उल्टा उसका और बैलेंस बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? फिर डी भी इसी तरह होगा। बात समझ आ रही है? डी को रहने देते। सही है? समझ आ गया? सही है। जल्दी से लास्ट दिन कर लें। James is a partner in a business. He made a loan to the business and received loan interest. What is the double entry in the books of partnership of the loan interest James has received? क्या एंट्री है? अब देख रहे हो ये अब मार्किंग स्कीम में अगेन, अब ये देखो ना वो इसी तरह की हरकत करता है ना यहाँ पे। अब मैंने जैसे आपको जस्ट समझाया, 2 तरीके, या तो वो इंटरेस्ट डायरेक्टली दे दे जैसे किसी एक्सटर्नल को देता है, या फिर करेंट अकाउंट में शो करे। तो आप अगेन 2 तरीके इसकी, he made a loan and received loan interest। अब देखो उसको लोन इंटरेस्ट मिल गया, लोन इंटरेस्ट मिल गया तो बैंक से पैसे जा रहे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट होगा इन एनी केस, और लोन इंटरेस्ट डेबिट होगा डायरेक्ट। लोन इंटरेस्ट डेबिट होगा तो आंसर बी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? सर उसका करंट अकाउंट नहीं हो सकता डेबिट, वो भी तो बढ़ेगा। करंट अकाउंट भी नहीं तो बोलो करंट अकाउंट भी डेबिट कर दो, फिर करंट अकाउंट के जरिए भी उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि मेड लोन टू द बिजनेस एंड रिसीव लोन इंटरेस्ट, बैंक ने उसको डायरेक्ट लोन इंटरेस्ट दिया है ना, इसीलिए करंट सही है अकाउंट सही। नहीं हो रहा बीच में। तो दोनों अप्रोचेस सही उन्होंने है। उन्होंने लोन इंटरेस्ट मेंशन किया है, वरना यहाँ करंट अकाउंट भी हो सकता था। A limited company was formed on 1st June। ये आई थिंक किया हुआ या नहीं किया हुआ? नहीं किया हुआ सॉरी। On that date, company issued $500,000 one share। Shareholders were asked to pay 60% of the cost immediately। तो बेटा मैंने आपको बताया है, जितने के शेयर्स इशू करे वो तो कहलाता है इशूड शेयर कैपिटल। जितने कंपनी ने पैसे मांगे अपने शेयर होल्डर से वो कहलाता है कॉल्ड अप कैपिटल, यानी जितना कैपिटल बुलाया है वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। और जितना लोगों ने दे दिया, शेयर होल्डर्स ने दे दिया, वो पेड अप कैपिटल कहलाता है। इशूड कैपिटल तो 5 लाख है और शेयर होल्डर से मांगे कितने 60%, तो 60% अगर आप 5 लाख का निकालो तो आ जाएगा 3 लाख। तो कॉल्ड अप कैपिटल है 3 लाख। और फिर लिखा हुआ है ऑन 1st अप्रैल और 1st अगस्त ऑल शेयर हैड पेड व्हाट वाज ड्यू एट दैट। तो जितना मांगा था सारा उन्होंने पे कर दिया शेयर होल्डर से, तो पेड अप ही 300,000 हो गया। तो कॉल्ड अप भी 300,000, पेड अप भी 300,000, तो 190 भी हो गया। सही है? अब लिखा हुआ है देयर आर 120 मेंबर्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन 68। अगेन 120 टू 60 करेंगे आपको वो पता चल जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू। तो करो 120 टू 60, 7200 आ गया। अब एट द बिगिनिंग नो एडवांस नो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग में कुछ भी नहीं है। तो अगेन फॉर्मेट लिख लेते हैं अरियर्स एडवांस एडवांस अरियर्स, और यहाँ पे बैंक आ जाएगा और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको पता है 7200 है। एट द एंड 7 मेंबर्स हैड नॉट पेड। नॉट पेड का मतलब वो अरियर्स में होगा ना, 7 into 6 420, और 3 मेंबर्स हैड पेड इन एडवांस 3 into 6 18 180। तो अब आप ये निकाल दो 7200 प्लस 180 कितना आ जाएगा 7380, ये भी आ जाएगा 7380। 7380 माइनस 420 हो जाएगा 6000 7000 माइनस 40 विच इज हाउ मच 6960। तो आपका 120 का आंसर हो जाएगा, 120 का आंसर हो जाएगा। गलत क्यों आ रहा है? मैंने कैलकुलेशन गलत की। सॉरी बेटा सॉरी, उन्होंने मुझसे बैंक की वैल्यू नहीं मांगी। उन्होंने ये नहीं पूछा कितने सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, उन्होंने बोला सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी आएगी। तो ये सब उन्होंने आपको तंग करने के लिए दिया हुआ है। ये डायरेक्ट 7200 आ जाएगा ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बात समझ आ गई? सर ये तो बड़ा मजे का सवाल था। हाँ समझ आ गई, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू मांगी उन्होंने। फिर मैंने आपको समझाया भी है। तो भाई सबके यहाँ तक क्लियर है? कुछ मसला तो नहीं है बेटा?